नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, नई नई तकनीक सामने आ रही है और जो क्रिमिनल हैं वो भी अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस को छकाने और एजेंसीज को धोखा देने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। मगर ये भी सच है कि पुलिस इन्हीं तकनीकों के सहारे गुनहगारों तक पहुंचती भी है। पहले जिस तरह की मैनुअल पुलिसिंग होती थी, मैन टू मैन कांटेक्ट होता था, लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, मुखबिरों के ज़रिए जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी, जासूस बनकर लोग सालों तक एक टारगेट का या क्रिमिनल का पीछा किया करते थे। अब वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं और उसकी जगह यही टेक्नोलॉजी, यही तकनीक लेती जा रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ऐसी ही तकनीक के इर्द गिर्द बनी है और हकीकत में बुनी भी गई है। पुलिस ने एक शानदार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन साल भर बाद एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। तो क्या है वो कहानी, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताता हूँ। मामला भारत का नहीं बल्कि भारत से काफ़ी दूर स्पेन का है। स्पेन आप सबको पता है एक फुटबॉल प्रेमी देश है और वहाँ बड़ा क्रेज़ है फुटबॉल का। तो इसी स्पेन में एक टाउन है जिसका नाम है ताजुएको। इस ताजुएको टाउन में 33 साल का एक क्यूबाई नागरिक रहा करता था, यानी एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स जो मूल रूप से क्यूबा का रहने वाला था लेकिन ताजुएको स्पेन में रहता था और वहीं कोई कामकाज भी करता था। पिछले साल यानी साल 2023 में नवंबर के महीने में ये शख्स जो है वो गायब हो गया। इसके गायब होने के बाद घर वालों ने अपने तौर पर उसकी तलाश की, उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ट्रेसलेस था, ट्रेसलेस ही रहा। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। घर वालों ने सोचा कि कुछ दिन इंतज़ार करके देखते हैं कि कहीं कोई रिस्पॉन्स उसकी तरफ से आए, क्योंकि घर वाले तो कोशिश करके हार चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये गायब कैसे हुआ, कहाँ गया। हालांकि जाते वक्त उसने ये ज़रूर कहा था कि वो पास में ही एक और जगह है सोरिया के नाम से, ये भी स्पेन में ही है, सोरिया जा रहा है अपने पार्टनर से यानी अपनी वाइफ से मिलने के लिए। तो घर वालों को ये उम्मीद थी कि शायद वहाँ से मेल मुलाकात के बाद या तो वो अपनी पार्टनर को लेकर वापस आ जाएगा या फिर वो वहीं सेटल होगा। जो भी होगा घर वालों को जानकारी मिलेगी। मगर इसके उलट सोरिया के लिए निकलने के बाद वो 33 साल का क्यूबाई नौजवान गायब हो गया। कुछ दिनों तक इंतज़ार करने के बाद घर वाले अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या न करें। तब तक उसके मोबाइल फ़ोन से उसके रिश्तेदारों को कुछ एक मैसेजेस आए। इन मैसेजेस में उसने ये लिखा था कि मैं सोरिया तो आया हूँ लेकिन मैंने अपने पार्टनर को यहाँ छोड़ दिया है और मुझे यहाँ नई लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो फ़िलहाल मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। और इस तरह के मैसेज जो है वो टुकड़ों में आए और कई बार आए। घर वाले उसके टेक्स्ट करने के आदत से वाकिफ़ थे, उसके बातचीत करने के शैली से वाकिफ़ थे। तो घर वालों को ये टेक्स्ट पर पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई, ये मैसेज पर पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई। उन्हें लगा कि यार ये इस तरह से तो लिखता नहीं है जिस तरह से ये टुकड़ों में लिख रहा है। और उसकी अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अपनी वाइफ से वो मिलने या उसको लेने के लिए सोरिया गया था, तो वहाँ से फिर उसने नई लड़की ढूंढ ली, उसके साथ कहीं और जा रहा है। ऐसा लिखने का या ऐसी बात बताने का कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आता। फिर घर वाले ये भी सोच रहे थे कि अगर ऐसी ही बात थी तो वो फ़ोन करके भी बता सकता था। इस तरह से टुकड़ों में मैसेज लिखने का क्या मतलब है। तो घर वालों को शक होने लगा और उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे को किसी ने गायब कर दिया हो और उसके मोबाइल फ़ोन से इस तरह का मैसेज भेजकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही हो। यही सब कुछ सोचकर घर वालों ने लोकल पुलिस को, ताजुएको टाउन की पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि उनका बेटा सोरिया गया था और वहाँ गायब हो गया। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस ने इस सिलसिले में डिसअपियरेंस यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने सोरिया जाकर इस मामले की छानबीन करने का फैसला किया। अलबत्ता ताजुएको जहाँ ये लड़का रहता था, जहाँ ये शख्स रहता था, वहाँ पर भी पुलिस ने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस को कोई ख़ास लीड या जानकारी नहीं मिली। तो पुलिस की एक टीम सोरिया गई। सोरिया पुलिस से भी कांटेक्ट किया ताजुएको की पुलिस ने और इसके बाद सोरिया में पुलिस ने उसकी तलाशी में अभियान चलाया। पुलिस डोर टू डोर गई, दुकानदारों से जाकर पूछा,
इस नौजवान की तस्वीर के साथ लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें जो है वो बेकार चली गई। मोबाइल फ़ोन इन मैसेजेस के बाद फिर से स्विच ऑफ हो चुका था, तो पुलिस उसे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ट्रैक नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस ने ये तय किया कि जब ये कहीं मिल ही नहीं रहा है और कोई उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो क्यों ना एक बार सोरिया टाउन के जो गलियां हैं, जो शहर के जो अलग अलग इलाके हैं, क्यों नहीं उन गलियों की स्कैनिंग एक बार की जाए और ये चेक किया जाए कि कहीं कुछ क्लू अगर उस लड़के की गुमशुदगी से रिलेटेड हमें मिल पाए। ये सोचकर जो स्पेन की पुलिस है उसने गूगल स्ट्रीट व्यू को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जो लोग गूगल के बारे में जानते हैं, गूगल के जो दूसरे टूल्स हैं उससे वाकिफ़ हैं, वो स्ट्रीट व्यू के बारे में जानते हैं, लेकिन ये मानते हुए कि सारे दर्शकों को शायद ना पता हो, मैं गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। गूगल स्ट्रीट व्यू जिस तरह से गूगल का सर्च इंजन होता है, उसी तरह से स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने और उसकी 360 डिग्री 365 डिग्री 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू पब्लिक को देने के लिए, लोगों को देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऐप है। यानी ये तस्वीरें, ये जो गूगल स्ट्रीट व्यू है वो रैंडम फोटोग्राफ क्लिक किया करता है अलग अलग शहरों के, अलग अलग गलियों के, रास्तों की, और इन तस्वीरों को गूगल स्ट्रीट व्यू में अपलोड किया जाता है, जिन्हें लोग अपने सुविधानुसार देख सकते हैं। और इसे देखकर लोग अपनी इटिनरी यानी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, लोग रास्तों को पहचानने का काम कर सकते हैं, लोग ट्रैवलिंग में एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो लैंडमार्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम कर सकते हैं। तो गूगल स्ट्रीट व्यू काफ़ी यूज़फुल एक ऐप है। अच्छा, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इसको कतई पेड प्रमोशन वाली बात ना समझ लीजिएगा, मैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ। और गूगल स्ट्रीट व्यू ये जो तस्वीरें जो अपलोड करता है अपने सर्वर पे लोगों के सुविधा के लिए, उन तस्वीरों को गूगल जो है वो कुछ कैमरा वाली कार के सहारे उन तस्वीरों को क्लिक किया जाता है। यानी कैमरा लगी हुई कारें जो है वो अलग अलग शहरों में ट्रैवल करती हुई चलती हैं और उनकी तस्वीरें क्लिक करती हुई जाती हैं। जिन जगहों पर कार नहीं पहुंच सकती उन जगहों पर बैकपैक के साथ और पैदल चलने वाले गूगल के कर्मी जो है वो घूम घूम कर फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और पैनोरामिक व्यू वाली तस्वीरें गूगल स्ट्रीट व्यू में अपलोड की जाती हैं। तो ये गूगल स्ट्रीट व्यू का मूल रूप से काम करने का तरीका है और उसके बेनिफिट्स हैं। तो खैर, स्पेन की पुलिस ने तय किया कि वो गूगल स्ट्रीट व्यू के ज़रिए जो है ये ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं सोरिया के आसपास के इलाके में या उस टाउनशिप में कोई संदिग्ध गतिविधि या तस्वीर उन्हें अगर नज़र आ जाए। ये एक तरह से देखा जाए तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात थी। इससे केस के सुलझने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने सोचा कि लेट्स हैव अ ट्राई। ये सोचकर पुलिस ने गूगल स्ट्रीट व्यू को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जब पुलिस ने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस को कुछ संदिग्ध तस्वीरें उन्हीं दिनों की नज़र आई जिन दिनों वो 33 साल का क्यूबाई नागरिक गायब हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस तफ्तीश कर रही थी। यानी नवंबर 2023 के आसपास की कुछ संदिग्ध तस्वीरें गूगल स्ट्रीट व्यू में अपलोडेड थी, सोरिया टाउन की ही अपलोडेड थी। और वो जो संदिग्ध तस्वीरें थी, उन तस्वीरों में एक शख्स बहुत दूर से, क्लोज व्यू नहीं था, बहुत लॉन्ग व्यू था, उसमें एक शख्स जिस तरह से कूड़ा या मिट्टी ढोने वाली एक हाथ से ठेल कर चलाई जाने वाली गाड़ी होती है ना, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अलग अलग जगहों पर काम लिया जाता है, उस तरह के एक हाथ ठेला वाली गाड़ी में एक बड़ा सा प्लास्टिक का पैकेट वाइट कलर का, उसे लेकर जाता हुआ एक शख्स जो है इन तस्वीरों में दिख रहा था। और ये तस्वीर बहुत दूर से कैप्चर हुई थी, तो इसीलिए जो भी हाथ ठेला वाली गाड़ी को लेकर जा रहा था उस पैकेट के साथ, उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई। इसके अलावा पुलिस ने जब उसी इलाके में उसी टाइम फ्रेम में गूगल स्ट्रीट व्यू की और तस्वीरें एक्सप्लोर की, ढूंढी, तो पुलिस को और शॉकिंग तस्वीरें नजर आई। पुलिस ने देखा कि एक आदमी लाल रंग की एक रोवर कार के बूट स्पेस में, यानी पीछे जो डिग्गी होती है, उस डिग्गी में एक बड़े वाइट कलर का पैकेट जो है वो रख रहा है और उसे रखने के बाद अंदर उसे पैक करने में लगा हुआ है। वो पैकेट इतना बड़ा है कि कार के अंदर अगर उसे प्रॉपरली न ठूंसा जाए तो शायद कार की डिग्गी भी बंद ना हो, और ये आदमी जो है उस पैकेट को उसमें ठूंस रहा है। इस आदमी ने एक जीन्स पहन रखी थी और एक जैकेट था जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था, और इसके साथ ही उसने ब्राउन कलर के बूट्स पहने हुए थे। लेकिन दुखद ये थी बात
कि ये सब कुछ दिख तो रहा था मगर ये सारी तस्वीरें पीछे से कैप्चर हुई थी, यानी जो बंदा कार की डिग्गी में ये पैकेट रख रहा था उसके सामने की तस्वीरें या चेहरे की तस्वीरें नहीं थी। यहाँ तक कि कार की तस्वीरें में उसका नंबर प्लेट भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो ऐसे में पुलिस को बेशक ये तस्वीरें क्लियर नजर आ रही थी लेकिन रखने वाले आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अब कुछ लिमिटेड क्लूज थे जिससे पुलिस को ये पता करना था कि ये आदमी कौन है और उस कार की डिग्गी में रखी जा रही वो चीज़ क्या है। पुलिस को देखकर तो लग रहा था कि शायद कोई मानव शरीर है, कोई लाश है, क्योंकि इतनी इतनी उसका साइज इतना बड़ा था कि कार की डिग्गी में कोई भी इस तरह की चीज़ जो है आमतौर पर ठूंस कर रखना थोड़ी अजीब सी बात है। कोई दूसरा साजो सामान या माल असबाब इस तरह से ठूंस कर नहीं रखेगा। तो पुलिस को शक होने लगा था, लेकिन इस आदमी की पहचान जो है वो एक चैलेंजिंग बात थी। अब पुलिस ने उस आदमी के हुलिये पर गौर किया। मैंने आपको जिन लिबास के बारे में और उसके प्रकार के बारे में बताया, पुलिस ने वो तो देखा ही, साथ ही पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि उसके जैकेट में एम्ब्रॉयडरी वाले काम से सीडी नुमांशिया लिखा हुआ है। सीडी नुमांशिया बेसिकली स्पेन का ही एक फुटबॉल क्लब है, जो सोरिया नाम की जो जगह है उसी टाउनशिप का ये क्लब है। तो इससे ये भी बात क्लियर हो गई कि वो जो बंदा कार की डिग्गी में ये सामान रख रहा था वो सीडी नुमांशिया का कोई फ़ैन है और कोई लोकल आदमी है। इसके बाद उसकी तस्वीरें कई सारे लोगों को दिखाई गई। पुलिस ने अपने मुखबिरों की भी मदद ली और उन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस को जिस आदमी पर शक हुआ वो आदमी है गैलाराडो। ये गैलाराडो बेसिकली उसी सोरिया टाउनशिप में एक बार चलाया करता है और उसकी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या पब्लिक लाइफ में जीने की आदत नहीं है। वो थोड़ा अकेला रहता है। हालांकि वो फुटबॉल फ़ैन है, ये भी लोग जानते हैं। तो गैलाराडो के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। अब ये गैलाराडो कौन है? क्या यही गैलाराडो है जिसने उस क्यूबाई नागरिक की हत्या की थी? क्या वाकई उस डिग्गी में वो लाश रख रहा था? ये पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था। तो जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि गैलाराडो नाम के इस आदमी के साथ उस क्यूबाई नागरिक जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस जांच रही थी, तफ्तीश कर रही थी, उसकी बीवी जो सोरिया टाउन में गई हुई थी उसके साथ गैलाराडो के रिलेशन थे। ये अपने आप में चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ने यानी कोरोबोरेट करने की एक बड़ी वजह थी। अब पुलिस को लगने लगा कि अगर उस गुमशुदा आदमी की बीवी के साथ इसका रिलेशनशिप है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने उस क्यूबाई नागरिक की बीवी के साथ मिलकर साजिश रची हो और क्यूबाई नागरिक को बुलाकर उसकी हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया हो और ये लाश को ठिकाने लगाने की तस्वीर हो। पुलिस को अब पूरी कहानी तकरीबन साफ साफ समझ में आने लगी थी और पुलिस को ये लीड या ये एविडेंस कह लें या प्रूफ कह लें वो गूगल स्ट्रीट व्यू के ज़रिए से मिली थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस गैलाराडो और उसकी पार्टनर यानी क्यूबाई नागरिक की बीवी को गिरफ्तार करती, पुलिस ने यह तय किया कि वो इस आदमी कि अगर ये डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज ऑफ भी किया गया होगा, उसे ढूंढने की कोशिश करेगी। इस कोशिश में पुलिस ने उस टाउनशिप के पास जो कब्रिस्तान है वहां जाकर तलाशी लेने का फैसला किया और इस तलाशी में भी पुलिस को एक शॉकिंग चीज़ हाथ लगी। ये चीज़ थी एक छिछले कब्र में, छिछला मतलब जो बहुत गहरा ना हो, सतही हो, उस तरह के कब्र में एक टुकड़ों में बटी लाश का मिलना। ये लाश कुछ इस तरह से टुकड़ों में बटी हुई थी कि उसके हाथ पैर यानी लिम्स जिसे कहते हैं वो गायब थे, सिर था और धड़ था और ये एक कम गड्ढा वाले कब्र में ये सारी चीज़ें दफन थी। पुलिस को जब इस कब्र के बारे में पता चला, पुलिस ने वहाँ जाकर खुदाई की। खुदाई करने के बाद ये सारी चीज़ें बाहर आई जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो कब्र है वहाँ पर एक एक लाश, एक एक शव जो भी दफनाया जाता है उसका एक हिसाब किताब होता है। जैसे हमारे यहाँ भी शमशान घाटों में अगर किसी आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो ऐसा ही नहीं होता है कि किसी को भी ले जाकर कहीं जला दिया, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वहाँ भी तमाम लाशों का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी पहचान होती है, फैमिली के लोग वहाँ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर कब्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद इस कब्र के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। अब किसी दूसरे रास्ते से आकर इस लाश को वहाँ दफनाया गया या क्या किया गया, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पुलिस ने जब उस लाश की, उस कब्रिस्तान की खुदाई की, उस कब्र की, तो धड़ का हिस्सा बगैर हाथ पैर का और सिर का हिस्सा पुलिस को मिला। पुलिस को शक था कि ये वही लाश है जो उस क्यूबाई नागरिक की हत्या के बाद शायद यहाँ ठिकाने लगाई गई है और कातिल जो है गैलाराडो, उसने उसके हाथ पैर को काट कर कहीं और फेंक दिया है। इस इरादे से पुलिस ने उस लाश को खोदकर एक्सह्यूम करके बाहर निकाला और उसको डीएनए जांच के लिए फ़िलहाल
भिजवाया गया है। लेकिन इसके बाद पुलिस को जब सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हुई लगने लगी और संकेतों में ही सही पुलिस को लगने लगा कि गैलराडो ने ही जो है उस क्यूबाई नौजवान की हत्या कर दी है उसकी बीवी से अफेयर के चलते, तो फिर पुलिस ने गैलराडो को और फिर उसके निशानदेही पर पूछताछ करने के बाद क्यूबाई नागरिक की बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश, अब तक की तफ्तीश ये बताती है कि यह गैलराडो और उस क्यूबाई नागरिक की बीवी ही है जिसने मिलकर उस आदमी की, उस नागरिक की हत्या की, जिसके साथ शायद उसकी वाइफ अब रहना नहीं चाह रही थी। और ये एक लव ट्रायंगल का मामला था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया और अपने नए पार्टनर के साथ जाकर रहने के लिए उसने अपने पति को धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में, शुरुआती पूछताछ में इन गुनहगारों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस अब डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। बहुत मुमकिन है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद वो एक और कंक्लूसिव एविडेंस इन दोनों के खिलाफ साबित होगा, क्यूबाई आदमी की बीवी और गैलराडो के खिलाफ, और फिर उन्हें आने वाले दिनों में अदालत से सज़ा भी मिलेगी। तो ये थी पूरी तफ्तीश जिसमें बिल्कुल एक ऐसा मामला जिसमें सिवाय गुमशुदा आदमी के नाम और पहचान के और कोई भी ऐसा क्लू नहीं था जिससे पुलिस गुनहगारों तक पहुंचती, लेकिन गूगल स्ट्रीट व्यू की कुछ तस्वीरों के जरिए पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। तो ये वीडियो जब अपलोड होगा, मैं हमारी टीम के जो मेंबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल स्ट्रीट व्यू की वो कुछ संदिग्ध तस्वीरें जिनके सहारे पुलिस ने इस केस को सुलझाया वो भी इस स्टोरी में वो लिंक कर दें, जिससे आप लोगों को भी वो तस्वीरें दिखें और आप समझ सकें कि कैसे उन तस्वीरों के सहारे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। अनोखी बात, तकनीक के सहारे इस तरह मामलों का सॉल्व होना कोई बहुत हंसी खेल वाली बात नहीं है, पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी स्टोरीज़ हमें ज़रूर जाननी, सुननी और समझनी चाहिए। इस इरादे से मैं ये स्टोरी आप सबके सामने लेकर आया। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी, ये पेशकश कैसी लगी। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने बताया था कि किस तरह से एक लड़की के ऊपर तेज़ाब से हमला करने के बाद जो आरोपी था, जो क्रिमिनल था, वो अपने पते से, अपने लोकल ठिकाने से गायब हो गया, भाग गया और एक आश्रम में जाकर साधु बनकर रहने लगा। लेकिन पुलिस उस तक जब पहुंची तो श्रद्धालु के भेष में उस आश्रम तक पुलिस गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। वो भी इन्वेस्टिगेशन की एक कॉपी बुक स्टोरी है। अगर आप उस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर मेरी प्रीवियस स्टोरी को भी सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे ऊपर मुझे केटी बिट्टू चावला साहब का कमेंट दिख रहा है। ये मेरे जानकार हैं, लुधियाना के रहने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद इन्होंने कमेंट किया है। मुझे नहीं पता वो मेरी स्टोरीज़ देखते हैं या नहीं, लेकिन आज जिस तरह से उनका कमेंट आया है, उन्होंने जय हो लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि आज उन्होंने मेरी स्टोरी देखी है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो रेगुलर व्यूअर की तरह हमारी स्टोरीज़ देखा और सुना करेंगे। नवाज़ अंसारी साहब ने कमेंट किया और ये कहा है कि जो स्टोरी मैंने सुनाई थी उस स्टोरी को क्राइम तक के किसी और मेंबर ने पहले सुनाया है और उन्होंने थोड़ी झुंझलाहट के साथ ये कहा है कि क्यों इस तरह की स्टोरी हम सब रिपीट कर दिया करते हैं। खैर, इसका जवाब मैंने पहले आप लोगों को दिया है। कई बार कई स्टोरी में नई बातें सामने आती हैं, रिसर्च करते हैं तो वो स्टोरी पॉपअप होती है सामने। तो हर आदमी के किसी भी कहानी को आप तक पहुंचाने का तरीका एक नया होता है और जानबूझकर रिपीट नहीं करते, कई बार वो मिस्टेक्स भी होती है। तो खैर, आई होप आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी रिपीटेशन अगर है तो वो कम से कम हो। दिनेश कुमार शर्मा ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत सनातनी होता है। कार्टून बाला _ओके के नाम से एक आईडी है, बहुत स्वागत आपका। इन्होंने भी कमेंट किया है। अमृत सूर्यवंशी का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि वो मुझे मेल करना चाहते हैं तो आईडी बताएं। मैंने अपनी आईडी जो है कमेंट बॉक्स में लिख दी है। होमी राय ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सॉरी सर, विक्टिम बट शी गॉट जस्टिस, नाइस टू नो, थैंक यू। उन्होंने लिखा है कि जो पीड़ित लड़की है उसके लिए उन्हें बड़ी तकलीफ है, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून है कि उसे इंसाफ मिला। सचिन शर्मा ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्लीमेंट दिया है रदर, मैं ये कहूँगा। दिलीप मेहर ने कमेंट किया है, यू ऑलवेज चूज़ गुड स्टोरीज़, उन्होंने लिखा है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने भी कमेंट किया है और उन्होंने भी पीड़ित लड़की को इंसाफ मिलने पर राहत और संतोष जताया है। बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद शादाब का कमेंट है, वेरी गुड, उन्होंने लिखा है। नेहा सिंह ने कहा है कि थोड़ा देर से सुनाया करिए स्टोरी, यानी रिदम में धीरे धीरे सस्पेंस के साथ, थैंक यू सर। एनीवे, उन्होंने मुझे सुझाव दिया है कि मैं और तसल्ली से धीरे धीरे लोगों को स्टोरीज सुनाया करूं।
देखिए, आपकी बात सही है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज का ज़माना ऐसा है जहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा देर पेशेंस के साथ कोई चीज़ अनलेस एंड अनटिल वो बहुत इंटरेस्टिंग ना हो नहीं सुनते हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आऊँ, लेकिन जाहिर है हर बार जो है स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो एनीवे, आपके सुझावों पर मैं गौर करूंगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्रिस्प और कंसाइज्ड हो, जल्दी जल्दी बताओ, कहानी ख़त्म करो, आगे जाओ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, कमेंट्स आते रहते हैं। सारे लोगों की सुनता हूँ और अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मनोज कुमार मिश्रा ने भी कमेंट किया है, गुड फ्लॉलेस नरेशन उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। पुअर विपंत के नाम से एक आईडी है। रमेश पहाड़ी ने भी कमेंट किया है, काठमांडू नेपाल से। शब्बीर अहमद साहब हैं, जीरी डायरी हैं, इन्होंने लिखा है, आपका हिंदी बेस्ट है, बंगाली में आपका हिंदी सबसे अच्छा है। एनीवे, उन्होंने मुझे लग रहा है कि सारे बंगालियों के बीच में जो है मेरी हिंदी को सबसे ऊपर रेट किया है या रखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। खैर, इसका कोई पैमाना तो है नहीं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा काबिल और अच्छी हिंदी बोलने वाले बंगाली होंगे ज़रूर, लेकिन ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। दीपक खत्री ने भी कमेंट किया है और सनी ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने कहा है कि जो स्टोरी है उसे सुनकर उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। ये लाहौर से हैं सनी, हमारे दर्शक पाकिस्तान से। राजेंद्र पवार ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिवम अस्थाना का कमेंट है। ऋषिकेश महात्रे, ये मराठी मानुष हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, गुड इम्प्रूवमेंट इन स्टोरी टेलिंग। उन्होंने ऐसा लिखकर हौसला अफजाई भी की है, थैंक यू वेरी मच। पंकज कुमार ने भी कमेंट किया है। प्रदीप कुमार ने भी कमेंट किया है। स्वाति पंडित, रमेश दम्बल, इन्होंने भी कमेंट किया है, अपनी बात रखी है। अश्विनी समथिंग रावल, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स और नाम मैं पढ़ा करता हूँ। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक साथ एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को बरकरार रखिए। हमारी और आपकी बातचीत का ये सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।